Induced EMF in a rod rotating about an end in uniform magnetic in uniform magnetic field with angular velocity omega. तो मान लो ये रॉड है और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट था इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या अलग अलग है ना। तो हम लोग यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाएंगे और ये dx लेंगे और इसकी वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, ओमेगा एक्स हो जाएगी। बी अंदर है, ओमेगा यानी v क्रॉस बी, इसका मतलब ये हायर होगा, ये लोअर होगा। या राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स अंदर की तरफ है और थंब वेलोसिटी डायरेक्शन में, तो पाम के लेफ्ट में जो होगा वो पॉजिटिव उधर और इसके बैक में जो है नेगेटिव होगा। तो ये लेंथ कितना है, dx है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, v b और dx। तो हमारे पास यहाँ de आ जाएगा dx इंटू ओमेगा एक्स इंटू बी और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to l। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा ओमेगा बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to l, तो ई इक्वल टू हो गया ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक एंड यहाँ फिक्स है लेकिन, और ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। लिख लीजिए।
सर हाँ बोलिए। सर इसमें आपने वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिया, वो एक बार वापस बता सकते हैं क्या? राइट हैंड, देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, फिंगर्स को स्ट्रेच करो, थंब को स्ट्रेच करो। बी किधर है? फिंगर्स के डायरेक्शन में, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी फिंगर्स यानी राइट हैंड नीचे की तरफ रखोगे इसमें है ना, बी के डायरेक्शन में फिंगर्स हैं और थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो आपका जो पाम है वो उधर पॉजिटिव हुआ ना, उसका बैक साइड नेगेटिव हुआ, हाँ सर समझा। है ना। लिख ले। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ in a disc rotating about an axis which is, it is rotating about an axis which is passing through the center of the disc and perpendicular to the of the disc. Okay. Induced EMF in a disc rotating about an axis which is passing through center of the disc and perpendicular to the plane of the disc. और ये किस में? सब कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मान लो ये डिस्क है हमारे पास में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये पूरा डिस्क है जिसकी रेडियस आर है। ओके, ये इसका एक्सिस है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये रेडियस आर ये बी है और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इस सेंटर के अबाउट। तो अब यहाँ आप कहेंगे कि सर इससे तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है भी देखा जाए तो फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग थ्रू दिस डिस्क। तो फिर यहाँ इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है? एक्चुअली व्हाट हैपेंस, देयर आर सो मेनी rods like this. Okay, and all these are rods are rotating with angular velocity omega. तो आपको मालूम होगा कि अगर मैं इस रॉड की बात करूं, तो यहाँ वंस अगेन सी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो आप देख रहे हो कि ये प्लस है माइनस है, इसके रेडियस आ रहे। तो ऐसी सारी रॉड्स हैं है ना, सबके सब देखा जाए तो पैरेलल है ना। यानी आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर बैटरीज पैरेलल में हैं, भले उनके रेजिस्टेंसेस हैं आइडेंटिकल हैं सबके सब, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो मिलता है वो ई तो मिलता है। अगर ये भी ई है और ये भी ई है ना, और ये मान लो कैपिटल आर है
तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मिलता है, ई मिलता है। तो एक रॉड के अबाउट अगर हम देखेंगे तो अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 ना। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। बाकी लोगों को भी क्लियर है? हाँ सर। एक मिनट। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर एक मिनट। सर समझ गया, एक डाउट था। समझ में आ गया ना? हाँ सर।
अब जैसे मान लो तो ये रेडियस आर है और ये ओमेगा से घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ मान लेते हैं। ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ये एस, और ये मान लेते हैं सेंटर जो है इसका, ज्योमेट्रिकल सेंटर वो टी है और इसकी रेडियस आर है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है ना, और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो हमें एक तो ई और टी कितना है वो फाइंड करना है। दोनों एक ही है, फाइंड करना है। और ई पी क्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, कि पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देख रहे हो कि ये तो हायर पोटेंशियल पर है, तो सिंपल लॉजिक ये लगाना है। ई और टी की बात कर रहा है तो डिस्टेंस कितना दोनों पॉइंट के बीच में, आर है। इसका मतलब ये ई और टी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होगा। उसी तरह ई ओ पी और या ई ओ एस की अगर बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना देखो, तो बी ओमेगा √2r का होल स्क्वायर बाई 2 है, यानी हो जाएगा बी। उसी तरह ओ क्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, इफेक्टिव लेंथ कितना रहा है, तो बी ओमेगा 2r का होल स्क्वायर बाई 2, यानी बी ओमेगा 2r स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में ई ओ माइनस ई क्यू। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। इफेक्टिव लेंथ देखना है आपको, एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखना है ना। तो इस तरह से चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो हम लोग 3 में से 2 को सपरेट कर देते हैं। तो इसमें से इसको सपरेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस ई क्यू माइनस ई पी, सॉरी प्लस ई पी, और यह आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर। यही आंसर है, यानी हो गया ई पी माइनस। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो कुछ नहीं देखना आपको, कोई भी इस तरह की बॉडी है तो आपको इसकी इफेक्टिव लेंथ देखना है बस, और फिर ये कॉन्सेप्ट लगा देना बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा सारा, इस रेस्ट के रेस्पेक्ट में, जो पॉइंट रेस्ट पर है। लिख लीजिए। बात समझ आ रही है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर।
लिख लिया? हाँ सर। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि मान लो एक इस तरह का एक वायर है हमारे पास में, इस सेमी सर्कुलर शेप में है। तो ये लेंथ एल है मान लो, और ये जो रेडियस है इसकी ये आर है ना, ये स्ट्रेट है यानी ओपी स्ट्रेट है, और पी क्यू जो है ये सेमी सर्कुलर वायर है। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है ओमेगा से। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हमें इसमें भी अपने को फाइंड करना है कि ई ओ पी, ई ओ क्यू और ई पी क्यू, ठीक है। ई ओ क्यू भी कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ देखना है, तो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर बाई 2। ये लॉजिक समझ में आया सबको? ये इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ हुई ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसका भी इफेक्टिव लेंथ देखना है। या आर्बिट्रेरी शेप वाला वायर हो गया एक तरह से, इफेक्टिव लेंथ देखना है आपको। तो बस अब ये मिल गया, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ई पी ना, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और ये ई ओ माइनस ई क्यू ना, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर बाई 2 ना, यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यानी 2 - 1 करेंगे तो अल्टीमेटली ये ई पी माइनस ई क्यू आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर। ये आंसर है। लिख लीजिए।
लिख लिया? हाँ सर। सर एक मिनट। हम्म। हाँ सर हो गया। तो कहने का होगा। ओके, ये बी अंदर की तरफ है जो कि यूनिफॉर्म है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लिख लो पहले। कंडक्टिंग वायर है, लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक रॉड है या वायर है, वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। इसकी लेंथ सॉरी इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, यानी v1 जो है वो v2 से ज़्यादा है ना। और इसकी जो लेंथ है ये l है। ये कंडक्टिंग रॉड है हमारे लिए। हमें इसमें इंड्यूस्ड में बताना है। मान लो अगर ये P और ये Q है तो हमें इंड्यूस्ड में बताना है। करिए इसको, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कर रहा है, ये कंबाइंड मोशन कर रहा है। तो करो, इसमें इंड्यूस्ड में बताना है आपको, यानी आपको बताना है EQP, क्योंकि Q जो है हायर पोटेंशियल पर है यहाँ।
हो गया? एक मिनट सर। हो गया?
तो कैसे करेंगे? इसमें करना क्या था, इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंबाइंड मोशन कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट में क्या होगा, क्योंकि हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो रेस्ट पर है, उसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है O, और यहाँ से डिस्टेंस D है, ये L है, ये V1 है, और ये V2 है, और मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ है। तो ये हमारे पास में P है और ये Q है। तो हमें यानी ये इसके अबाउट प्योरली रोटेशन मोशन कर रहा है। तो ये पॉइंट वो दरअसल इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि इसको ऐसे समझना है कि इफेक्टिव लेंथ यानी O और P के बीच में D है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, V2/D इक्वल टू V1/D प्लस L। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा मिलेगा आपको V1 माइनस V2/L, और इसको यहाँ रखेंगे तो D भी मिल जाएगा अपने को यहाँ से। तो V1 माइनस V2/L इक्वल टू V2/D, यानी D आ गया हमारे पास में V2L बाई V1 माइनस V2। ओके, ये हमारे पास में D आ गया। तो P O के रेस्पेक्ट में P हायर पोटेंशियल पर है, तो PO या EP माइनस EO, तो ये लिखेंगे B ओमेगा D स्क्वायर बाई 2। फिर EQ माइनस EQO, ये लिखेंगे B ओमेगा D प्लस L का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आप देख रहे हो कि Q जो है P के रेस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पर है। तो ये B ओमेगा D प्लस L का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस B ओमेगा D स्क्वायर बाई 2। ओमेगा D की वैल्यू रखिएगा तो मिलेगा B V1 प्लस V2 L बाई 2। ये आंसर है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना था? तो इस तरह से मैकेनिक्स मिला के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अभी क्लियर है? हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, हाँ बोलिए। इसमें सेंटर के अबाउट देख के सॉल्व नहीं कर सकते, उससे भी आंसर वही आता है। क्या? सर सेंटर के अबाउट, क्यों? तो मैंने ओमेगा सेंटर के अबाउट घूम रहा करके ओमेगा मान के करने की कोशिश की। सेंटर के अबाउट कहाँ घूम रहा है वो? अच्छा हाँ सॉरी। सेंटर के अबाउट कहाँ है? सेंटर की खुद की अपनी वेलोसिटी है कि नहीं? सेंटर की अपनी खुद की वेलोसिटी है, और वो अभी अभी यार जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को तो लगाओगे कि उसको भूल जाओगे, बताओ पहले तो मुझे भाई। कॉन्सेप्ट अभी अभी सीखा है ना हमने, तो मेन कॉन्सेप्ट तो कहीं और छोड़ देते हो और कहीं और निकल लेते हो, इसलिए तो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए तो चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना नहीं चाहते हैं, तो दिक्कत तो आनी है यार। है कि नहीं? आएगी कि नहीं आएगी? दिक्कत आएगी नहीं। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे फोकस रहो यार, तो जल्दी समझ में आएगी चीज़ें।
आज क्या है, वेनेसडे? थर्सडे सर। थर्सडे सर। थर्सडे आज। क्या क्या क्वेश्चन है? ठीक है, तो अब आप इधर आइए। जैसे एग्जाम्पल 9, नहीं एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12, 13 और 14 और 15 करो, ये तीनों चारों क्वेश्चंस करो।
हो गया क्वेश्चन? नहीं सर, कर रहे हैं।
हो गया, कर लिए क्वेश्चन? हाँ, सर 14 में बताओ ना। 14th वाला, 14th वाला, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकिए। 14th में क्या हो रहा है दरअसल, देखिए इसमें एक रॉड है और यानी इसका जो लेंथ है वो इसका जिस सर्कल में घूम रहे हो इसका डायमीटर भी बन गया हो, है ना। तो ये रॉड रोटेट कर रहा है और ये जो रिंग है जिस पे रोटेट कर रहा है वो रेजिस्टेंस लेस है, यानी सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, यानी ए सी डी ई सबका पोटेंशियल सेम है। और ये रॉड रोटेट करने का मतलब ये होगा, इसने अपने को डायरेक्शन भी दे रखा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है और इसकी लेंथ है 12 है, तो यानी ये एल है, इसका अपना रेजिस्टेंस भी है, यानी इसका रेजिस्टेंस आर हो गया और हाफ पार्ट का आर हो गया। आप देख रहे हो कि बी इसमें अंदर की तरफ है तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये भी लोअर पोटेंशियल पर है, तो यहाँ ऐसा बनेगा, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस। ओके, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है इसने, तो ये जितने भी पॉइंट है पेरीफेरी के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबके सब एक ही पोटेंशियल पर है, यानी ये ऐसा हो गया है। और ये रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, आप ऑब्जर्व करो, देखो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया है, तो ये प्लस ये माइनस ये ई, ये प्लस ये माइनस ये ई, ठीक है। और ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर अपने से कह रहा है कि बोथ एंड्स ऑफ द रोड नाउ टच द कंडक्टिंग रिंग, ठीक है। चाहिए क्या इसमें अपने को, solve the above question if the length of the rod is 12 resistance to it is rotating about both the, निकालना क्या था इसमें, फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंस आर, है ना, रेजिस्टेंस आर तो हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बता सकते हो, तो ए कितना होगा यहाँ पहले वो निकालने थे, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ई मिलेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया आर बाई 2, ये कैपिटल आर है, तो यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, ये प्लस है माइनस, इसमें केवीएल लगा देंगे, तो आप देख रहे हो कि E इक्वल टू अपने को मिलेगा यहाँ R बाई 2 प्लस R इंटू आई, ये दरअसल E है, ठीक है। सॉल्व कर लो, यही आंसर है। समझ में आया कैसे करना था, E बाई R बाई 2 प्लस R, क्लियर है? हाँ है ना। 15 हो ही गया कि बताना है, बोलिए। हो गया सर। हाँ, हाँ सर। 15 में क्या था दरअसल, बी वेरिएबल था, कोई बात नहीं, तो इंडिकेट कर देते हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। 16 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हमने, 16, 17, 18, 19 कर लिया था क्वेश्चन, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब इसमें रोटेशन ऑफ कॉइल ये अभी नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे, ये डिस्क वाला मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब इसमें सेल्फ इंडक्शन। सर ये कॉपी करना था। हाँ, एक मिनट।
हो गया सर। हो गया ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन। तो होता क्या है सेल्फ इंडक्शन, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना, तो यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ क्या होगा, लेकिन जो भी कोयल है उसमें जब हम करंट चेंज करेंगे, मान लो जैसे कोई सर्कुलर रिंग ही ले लेते हैं, उसमें अगर करंट चेंज किया हमने तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा। अब होता क्या है, ऑटोमेटिकली उस रिंग से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है उसको अपोज करने के लिए एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो वो जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यानी सेल्फ इंडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ induced EMF due to change of electric current in the same coil is called self induction. ओके, तो जैसे मान लो कि ये रिंग है और इसमें मान लो हमने करंट चेंज किया, इस डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज किया, तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। इसमें करंट ऐसा फ्लो करेगा, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। ओके, तो फ्लक्स जो इंक्रीज करेगा तो उसी को अपोज करना शुरू कर देता है। यानी यहाँ कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि टोटल फ्लक्स एन मतलब नंबर ऑफ टर्न है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होगा, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल आई। एल एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टोटल फ्लक्स को, दरअसल ये टोटल फ्लक्स है, तो ये एल तो कांस्टेंट है इनटू डी आई बाई डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इसके डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से फाइंड कर लेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो आई अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा राइट साइड में, इसका मतलब इसको ये अपोज करेगा, इस केस में ये प्लस या माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें ऐसा जनरेट हो जाएगा, तो इसको अपोज करेगा, तो डायरेक्शन वहां से मिलेंगे लेंज लॉ से, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेन कॉन्सेप्ट है। तो एल क्या है, यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस है। ये किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी, it depends upon the shape and size of the coil and medium, ठीक है, एंड मीडियम।
It depends upon the shape and size of the coil and medium. Okay. तो ये कॉन्सेप्ट है. एक मिनट रुकिए तो. एक मिनट लिख लीजिए आप लोग ये. लिख लिया आप लोगों ने. आवाज आ रही मेरी? हाँ सर. हाँ सर. लिख लिया नहीं? अब जैसे हम बात करते हैं सर्कुलर रिंग है, मान लो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, फिर सोलेनोइड है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, उसके बारे में. लिख लिया? हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल. अच्छा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये ध्यान रखना है ना. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल. तो ये कॉइल है हमारे पास में, ये इसका एक्सिस है. ठीक है, इसमें करंट इस तरह से चेंज हो रहा है. आई मान लो इंक्रीज कर रहा, मैं इंक्रीज करता हूँ मान रहा हूँ, डिक्रीज भी कर सकता है. ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसके नंबर ऑफ टर्न एन है. तो फ्लक्स मान लो करंट आई टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा.
तो ये उसको अपोज करेगा, तो यहाँ एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। तो क्या मैं कह रहा मैं तो इंडक्टेंस चाहिए, तो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है एन फाई इक्वल टू एल आई। हमें मालूम है कि इसकी वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होता है, क्योंकि फाई मतलब बी इंटू ए है, इक्वल टू एल आई। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन इंटू एरिया इसका कितना है, तो पाई आर स्क्वायर। इससे इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है, इक्वल टू एल आई। तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस आ गई म्यू नॉट पाई आर एन स्क्वायर बाई 2। ये सेल्फ इंडक्टेंस इसकी, ये लिख लो, ठीक है, लिख लो इसको। तो आप यहाँ देखो, ये नंबर ऑफ टर्न, रेडियस उस पर डिपेंड कर रही है, यानी शेप एंड साइज पर डिपेंड कर रही है, साथ में म्यू नॉट है यानी मीडियम पर डिपेंड कर रही है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, टर्न्स है, आर क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है। लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड है हमारे पास में, ये लॉन्ग सोलेनोइड है। ठीक है, तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसकी जो रेडियस है वो आर है और स्मॉल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ हम लोग लेंथ की बात करेंगे, यानी पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, तो एल लेंथ में की बात कर लेते हैं पहले। तो मान लो एल लेंथ है, ये एल लेंथ में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि एन फाई इक्वल टू एल आई है, तो एन इंटू फाई क्या है यहाँ, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एल आई। एन मतलब एन इंटू एल वन है, क्योंकि एल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यह म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एल आई। आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो एल इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना, इंटू एल भी है। तो हमारे पास में एल बाई एल क्या आ गया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर। म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो
एन क्या है यहाँ? ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आर क्या है? रेडियस ऑफ सोलेनोइड। लिख लीजिए। लिख लिया? नहीं सर। नहीं सर। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है किसके? लॉन्ग सोलेनोइड की पर यूनिट लेंथ। ओके। लिख लिया? नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। तो टोरॉइड के बारे में पहले हम बात कर ही चुके हैं। तो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है यहाँ रेक्टेंगुलर है। ये टोरॉइड है यहाँ, यानी सोलेनोइड ही है। सोलेनोइड के दोनों एंड को मिला दिया है। ये ए है और ये बी है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिया है। तो ये ए है और ये बी है। इसकी हाइट मान लेते हैं एच है। तो इसमें बाइंडिंग इस तरह से हो रही है। तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दरअसल बाहर की तरफ आ रहा है। इधर देखेंगे तो ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, इधर मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर जा रहा है। लॉजिक समझ में आया सबको? है ना? तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें वो इस तरह से है, जो कि वेरी कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। ये इसकी सेल्फ इंडक्टेंस अपने को चाहिए। लेकिन
ओके, तो क्या करेंगे इसमें, ए और बी इसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी है, हाइट इसका एच है, तो हम लोग हमें फ्लक्स चाहिए, क्योंकि फ्लक्स तो वेरिएबल है, क्योंकि बी वेरिएबल है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट तो यही है, एन फाई इक्वल टू एल आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स में एन है, तो हर एक से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो पहले है ना ये निकाल लेंगे, तो ये तो वेरिएबल है, लेकिन तो ऐसा करते हैं फाई निकाल लेते, पहले फाई निकालना पड़ेगा यहाँ, तो फाई कैसे निकालेंगे, एक टर्न से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है अपने को, तो है ना, तो क्या करेंगे, यानी सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, यानी यहाँ से आर डिस्टेंस पर जाएंगे और ये डी आर थिकनेस की स्ट्रिप लेंगे, तो पूरी स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक होगी, तो इस डी आर थिकनेस यानी से स्ट्रिप से कितना फ्लक्स जा रहा है वो अपने को निकालना है, तो फाई ये तो हो जाएगा हमारे पास में डी आर इंटू एच इंटू बी, और इसको इंडिकेट कर देंगे, तो हमारे पास में ये ए टू बी इंडिकेट करेंगे तो आ जाएगा, पहले बी देख लेते हैं, तो बी हमें मालूम है, बी कितना होगा इसका, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमने पहले भी फाइंड किया था, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, इसको यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, एच को बाहर ले लेते हैं, डी आर, ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, ए टू बी इंडिकेट करेंगे, तो एक टर्न से एक तरह से फ्लक्स आ गया, म्यू नॉट एन आई एच बाई 2 पाई, डी आर बाई आर एल एन आर, और इसका हो जाएगा बी बाई एल एन बी बाई ए, इसको यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ गया है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एच बाई पाई एल एन बी बाई ए इक्वल टू एल आई, तो हमारे पास एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एच एल एन बी बाई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये इसके सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस है, लिख लो इसको, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया मैंने, कि नहीं, हाँ मेरी सर, आवाज आ रही है, हाँ सर, क्लियर है।
हम्म लिख लिया? हाँ सर। सबने लिख लिया भाई? नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल में क्या है दरअसल, यहाँ ये जो केबल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें इनर यानी एक तरह से ये कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, ऐसे समझना है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट सिलेंडर्स हैं। जब भी कोएक्सियल केबल की बात करेगा तो इनफाइनाइट सिलेंडर लेंगे। और ये आउटर सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, इसकी जो रेडियस है वो ए है और इसकी जो रेडियस है वो बी है, ओके। तो इस अंदर वाले में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आई करंट है, और बाहर वाले में आई करंट नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि बी के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि नेट जो है क्रॉस करके जो करंट जा रहा है वो 0 है, ठीक है। 0 टू ए बी करंट 0, यानी केवल ए टू बी करंट है, यानी ये हॉलो सिलेंडर ही है, ठीक है। इसमें जो करंट जा रहा है वो ए टू बी के लिए बात कर रहे हैं, यानी उसी के लिए हम बात करेंगे कोएक्सियल केबल के लिए। तो ए टू बी ही फ्लक्स चेंज होगा यहाँ। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्न तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ हमें मालूम है कि जो आउटर सिलेंडर है उसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन जो अंदर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ए टू बी होगा, क्योंकि 0 टू है तो उसकी वजह से भी 0 है। तो ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरी कर रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वो दरअसल आर लेस देन एंड ग्रेटर देन बी, मतलब ए ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी है। तो ये इस तरह से वेरी कर रहा है, तो बी वेरी कर रहा है। तो जब भी इसमें करंट चेंज होगा तो बाहर वाले सिलेंडर में भी करंट चेंज होगा और अंदर वाले सिलेंडर में भी करंट चेंज होगा, लेकिन बाहर वाले का इफेक्ट तो अंदर 0 ही है, तो सिर्फ अंदर वाले की वजह से फ्लक्स चेंज होगा यहाँ, ओके। तो यहाँ किस तरह से चेंज होगा उसी के बारे में बात करें। तो अपने को सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ एक ऐसा स्ट्रिप लेंगे, है ना।
तो यहाँ भी हम लोग पर यूनिट लेंथ के लिए ही बात करें, क्योंकि इनफाइनाइट सिलेंडर है ना, तो पर यूनिट लेंथ के लिए ही हम लोग यहाँ बात करना है अपने को, है ना। तो ये भी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल केबल पर यूनिट लेंथ ही है। तो अब इस केस में क्या होगा कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके हम एक ऐसा सिलेंडर बना रहे हैं जिससे फ्लक्स चेंज होगा। तो हमें मालूम है कि सिलेंडर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कोएक्सियल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा इसमें, है ना, ऐसे सर्कल बना रहा होगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इस वाली स्ट्रिप से, है ना, फ्लक्स क्या होगा, यहाँ चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, आर पे जाके डी आर थिकनेस का ये ले लिया, एक्चुअल में डी आर थिकनेस की शेल है। तो यानी इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो वो जाएगा डी आर इंटू एल होगा ना, ये तो एरिया हो गया, डी आर इंटू एल इंटू बी, ये फ्लक्स हो गया, और ये इक्वल टू इस केस में एल आई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी कितना होगा, तो डी आर इंटू एल म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इक्वल टू एल आई होगा। इसको इंडिकेट करेंगे, एक मिनट रुको। तो ये हमारे पास में है, तो आप देखोगे कि ये कितना मिल गया अपने को, ए टू बी हम लोग इंडिकेट कर देंगे। तो ये हो गया म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए इक्वल टू एल आई। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ आ गया, आई से तो आई कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए। तो ये आंसर है इसका, ठीक है, लिख लो आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर। है ना, तो ये हो गया हमारे पास में म्यू नॉट बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए।
ये इसकी सेल्फ इंडक्टेंस हो गई। लिख लिया सबने? हाँ सर। एक और केस है, जैसे कि मान लो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स है ना, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप्स। देखो कैसे, ये इस तरह से स्ट्रिप्स दिया हुआ है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसमें करंट है ना, ये बताते हैं इसमें। और एक दूसरी स्ट्रिप है, इस तरह से है। तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ करंट जा रहा है, और नीचे वाले में करंट ऐसे आ रहा है, सेम करंट है इसमें। इसकी जो विड्थ है वो W है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। तो एक तो यहाँ क्या है कि हम लोग लैम्बडा डिफाइन करेंगे जो कि I/W है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट विड्थ, और यहाँ जो W है दरअसल वो D के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, एक ये कंडीशन, ये गिवन है। और ये हमारे पास में हो गया इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट विड्थ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट विड्थ। तो अब इससे एसोसिएटिव फ्लक्स देखेंगे, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मान लो इसको इधर से, तो मुझे ये स्ट्रिप कैसी नजर आएगी। मान लो अगर मैं कहता हूँ कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो मुझे ये ऐसा नजर आएगा। ये P, ये Q, ये R और ये S है। और ये जो विड्थ इन दोनों के बीच की D है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। समझ में आया, विजुलाइज हो रहा है? ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि लेंथ L है, तो आप देख रहे हो कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो गया, अंदर हो गया ना, यानी दोनों स्ट्रिप की वजह से, यानी इनफाइनाइट प्लेन हो गया है। इनफाइनाइट प्लेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें अब देखो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक स्ट्रिप की वजह से होगा म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2, दोनों एक ही उसमें है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो नेट B आ गया। ये जो मैंने डॉटेड लाइन और इससे जो ये बनाया है एरिया, तो वो एरिया से फ्लक्स कितना होगा, तो B इंटू A इक्वल टू 5, और ये इक्वल टू क्या है यहाँ LI, तो B कितना है यहाँ, B A म्यू नॉट लैम्बडा, तो म्यू नॉट लैम्बडा इंटू एरिया L इंटू D हो गया ना, इक्वल टू LI। लैम्बडा की वैल्यू मुझे पता ही है, I/W है, म्यू नॉट I/W, तो L इंटू D इक्वल टू LI। तो आप देख रहे हो कि आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो L हमें क्या मिल गया, यानी L/L मिल गया है, तो ये भी हो गया म्यू नॉट D/W। तो ये भी है ना सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट था इसलिए पर यूनिट लेंथ, तो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका मिल गया अपने को।
ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, चलो तो इतना ही करेंगे। आप लोग इसके क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। आप इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या करिए, अभी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सरसाइज 2 करिए, इसमें इसके रहने दीजिए। लिख लिया? तो चलो आज इतना ही करेंगे। सर 1 मिनट। सर वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल केबल का फिर से दिखाइए ना। हाँ सर। लिख लिया ना सबने? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है फिर, ओके।